नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ एक, जो है भाषा, बोली और व्याकरण। पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ, फिर हम अभ्यास पुस्तिका से इसको पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है? हमारे विचारों का जो आदान प्रदान का साधन होता है। हम आपस में जो बातचीत करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। और बोली, जो जानवरों द्वारा अपने आदान प्रदान किए जाते हैं कि वो अपना सुख दुख एक दूसरे को बता रहे हैं या आपस में बातचीत कर रहे हैं। जो जो ध्वनि और आवाजों का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोली कहते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा यहाँ होगा व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वो शास्त्र होता है जिसके द्वारा हम भाषा को लिखते, बोलते और समझते टाइम क्या करते हैं? शुद्धता प्रदान करते हैं। व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्धता प्रदान करता है ना। अब हम अभ्यास पुस्तिका की ओर चलते हैं। अपने अपनी आप हिंदी सेकंड की बुक निकाल के रखेंगे। पाठ एक, यहाँ देखते हैं पाठ एक। सबसे पहले हमने पाठ का नाम दे रखा है यहाँ भाषा, बोली और व्याकरण, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। भाषा क्या होती है? जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हमारे विचारों का जो साधन, आदान प्रदान का जो साधन होता है उसको बोलते हैं भाषा। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो क्या होती है भाषा? जैसे हम कक्षा में मिलते थे, कक्षा में जब मैं आपसे कुछ बात करती थी, समझाती थी, तो आप उसको समझते थे ना। और वैसे ही जब आप मुझे कुछ समझाना चाहते थे तो मैं आपकी बात को समझती थी। तो जिन शब्दों का प्रयोग हम करते थे ना, तो वो क्या था? वो भाषा थी, है ना। हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, समझते हैं, वो सब क्या होती है? भाषा होती है। दूसरा टॉपिक हमारा यहाँ पे होता है बोली। अब जानवरों की बोली तो एक ही तरीके से होती है, वो उसी तरीके से सबकी आवाजें निश्चित होती है, कुत्ते की, बिल्ली की, गाय की, सबकी आवाजें जो होती है निश्चित होती है। वह उन आवाजों के द्वारा एक दूसरे से बात करते हैं, चाहे सुख दुख की हो गई या कोई बातचीत हो गई, तो उन ध्वनियों और उन आवाजों को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। अगला टॉपिक हम व्याकरण का देखेंगे। व्याकरण क्या करता है? जो भाषा को शुद्धता प्रदान कर देता है। अब हम चैप्टर की पढ़ते हुए मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या बता रखा है। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे हैं। या देखो, दो बच्चे बैठे ना, एक लड़का एक लड़की बैठे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, है ना। दो कोए गिलहरी को पकड़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ देखो, एक गिलहरी दे रखी है और दो कौवे हैं ना, उस गिलहरी को पकड़ने के लिए आपस में लड़ रहे हैं कि कौन इसको पकड़ेगा और खाएगा, है ना। आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आगे दे रखे हैं दो कबूतर एक दूसरे से कुछ कहते हुए दाना चुग रहे हैं। यहाँ दो कबूतर दिखा रखे हैं जो क्या कर रहे हैं? कुछ कहते हुए दाना चुग रहे हैं। आपको ये देखना है कि इनके आपस की बातचीत कैसे चल रही है, उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं। दूर खड़ा एक कुत्ता अपनी भौं भौं से पेड़ पर बैठे हुए बंदर को न जाने क्या कहना चाहता है। वहां देखो, एक पेड़ पर एक बंदर बैठा है और कुत्ता नीचे से भौं भौं करके कुछ कह रहा है उस बंदर को। वो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी अपनी भाषा या बोली है ना। आगे देखते हैं। गौशाला की गाय भी रंभा रंभा कर कुछ कह रही है। अब यहाँ पर गाय बता रखी है, गाय भी अपनी आवाज निकाल रही है और वो भी कुछ कहना चाह रही है। हजारों लाखों पशु पक्षी हैं, उनकी अपनी अपनी बोलियां हैं जिनके द्वारा वे अपने सुख दुख के भावों को प्रकट करते हैं। जितने भी जानवर होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी सबकी अपनी बोलियां होती है जिनके द्वारा वो क्या करते हैं? चाहे कोई सुख हो चाहे कोई दुख हो, ऐसे भाव वो एक दूसरे से प्रकट करते हैं। उनकी आवाजें निश्चित होती है, उन्हीं आवाजों के द्वारा, उन्हीं आवाजों के द्वारा वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वे किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते और ना ही मनुष्य की भांति आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भगवान ने क्या किया? उनको सिर्फ बोली दिया। अपने विचार प्रकट करने का साधन यानी कि भाषा जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। तो वो सब काम नहीं कर सकते जो कि एक मनुष्य कर सकता है। अपने विचारों को, अपने सुख दुख को एक दूसरे का बताने का काम सिर्फ मनुष्य के पास ही होता है, जानवरों के पास नहीं होता। पशु पक्षी तो निश्चित ध्वनि ही निकाल सकते हैं। उनके पास इस निश्चित ध्वनि के अलावा और कोई शब्द नहीं होते हैं। उन्हीं ध्वनियों के माध्यम से, उन ध्वनियों को चेंज करते हुए, परिवर्तन करते हुए वो अपने सुख और दुख को बताते हैं। यहाँ देखो दे रखा है, चिड़िया सदा कैसी आवाज निकालती है? ची ची। चिड़िया की आवाज ची ची ही होती है। उसके अलावा अगर जो भी आवाज में परिवर्तन होता वही आवाज है और उसी के माध्यम से वो बातचीत करती है। आगे दे रखा है, मेंढक सदा टर टर ही करता है। मेंढक की आवाज भी निश्चित है, क्या करता है वो? टर टर करता है। ये बच्चों हमने देखा है पेज नंबर 1। अब हम आगे देखते हैं पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे हमें दे रखा है कि जीव जंतु अपने सुख दुख के भावों को ध्वनियों के माध्यम से ही एक दूसरे को समझाते हैं।
जिसे हम बोली का नाम देते हैं। अब जो जीव जंतु हो गए वो क्या करते हैं, जो भी उनको सुख होता है चाहे दुख होता है, तो वो ध्वनियों यानी कि आवाजों के माध्यम से एक दूसरे को समझाते हैं कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो आवाजें निकालते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि उनकी जिंदगी में या उस समय क्या हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोली देते हैं। यानी कि जीव जंतुओं की आवाजों को क्या नाम दे दिया जाता है, बोली का नाम दे दिया जाता है। प्राणी जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने विचार किसी को बता सकता है। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही ऐसा बनाया है जो अपनी भाषा के द्वारा अपने सुख और अपने दुख, अपने साथी को, अपने साथ रहने वाले को, अपने मित्रों को, सबको बता सकता है और दूसरों की बातों को भी समझ सकता है। इसे ही मनुष्य ने क्या नाम दिया है, भाषा का नाम दिया है। अब भाषा क्या है, जैसे शब्दों के माध्यम से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के माध्यम से जो हम एक दूसरे को बातचीत करते हैं, वही भाषा का नाम दे दिया जाता है। आगे हम इसकी परिभाषा देखते हैं। विचारों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। हम किसी की बात को सुनते भी हैं, समझते भी हैं और अपनी बात को भी किसी को सुनाते हैं, समझाते हैं, तो वो सब क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया विचारों का, तो उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे हमें देखा है भाषा के रूप के बारे में। भाषा के द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम किस तरीके से भाषा करते हैं, या तो हम अपनी भाषा को बोलकर बताएंगे या फिर लिख कर अपने भाव बताएंगे, तो किसी भी रूप में हो सकती है वो। जैसे कुछ लोग हिंदी में और कुछ लोग अंग्रेजी में एवं अन्य भाषाओं में अपने विचार प्रकट करते हैं। किसी भी तरीके से अपने भावों को प्रकट किया जा सकता है। अगर हम बोल के कर रहे हैं तो आपस में बातचीत कर ली, फोन पे बातचीत कर ली, तो ये सब क्या हो जाएगा, भाषा का मौखिक रूप हो जाएगा। और अगर हम पत्र के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से लिखकर अपने भाव प्रकट करते हैं तो वो लिखित रूप हो जाता है। आगे हमें यही बता रखा है भाषा के रूप। हम अपने विचारों को दो रूपों में प्रकट कर सकते हैं। पहला है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हमारा काम सारा क्या होता है, बोलकर होता है। अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोलकर अपनी बात किसी को बता रहे हैं, किसी की बोली हुई बात को हम समझ रहे हैं, तो वो सब क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। और दूसरा है लिखित भाषा। तो भाषा के कितने रूप है, दो रूप। लिखित भाषा में क्या होता है, लिख कर अपनी बात को प्रकट किया जाता है। या तो हम लिख कर अपनी बात किसी को समझा रहे हैं, किसी की लिखी हुई बात को समझ रहे हैं, तो भाषा का लिखित रूप हो जाता है। कितने रूप होते हैं भाषा के, दो, मौखिक और लिखित। आगे हम लिखित भाषा के महत्व को देखते हैं कि क्या होता है इसका महत्व। सबसे पहले प्रयोग में मौखिक भाषा आई थी, लिखित भाषा बाद में आई है। सबसे पहले मौखिक भाषा आई। मनुष्य बोलकर अपने विचार किसी को बताता और सुनकर दूसरों के विचार समझता था। क्या करता था मनुष्य, पहले इंसान क्या करता था, बोलता था और अपने विचार किसी को बताता था कि क्या चल रहा है उसके साथ और उसको क्या बताना चाह रहा है, तो बोलकर बताता था और सुनकर दूसरे के विचार समझता था। यानी कि क्या करता, अपना कुछ बताना है तो बोल के बता दिया, और दूसरा कोई कुछ कह रहा है तो हमने उसकी बात को सुन लिया। लेकिन कुछ समय बाद वह अपनी ही कही बातें भूल जाता था कि मैंने क्या बोला था, कितना टाइम हो गया। आज हमें अगले दिन का क्या, सुबह का बोला हुआ याद नहीं रहता। तो कई बातें ऐसी होती है कि जो हम पहले वाले टाइम में बोल देते हैं, महीना, 2 महीना, साल भर, कितना भी हो सकता है, तो वो सब बातें क्या होती है कि हमें याद नहीं रहती है ना। तो कई बार वे अच्छी अच्छी बातों को सुरक्षित रखना चाहता था। वो क्या चाहता था कि कुछ ऐसी बातें जो उसकी लाइफ में हो चुकी है वो आगे तक भी उसे याद रहे। तो वो ये सब काम कैसे कर सकता था, और किसी दूर स्थान पर रहने वाले जानकार को बताना भी चाहता था कि कोई दूर रहता है तो मैं उसको अपनी ये सब बातें कैसे बताऊं। हालांकि आजकल तो बहुत से ऐसे साधन आ चुके हैं कि जो एक दूसरे से दूरी पर भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अपनी मेमोरी को, अपनी यादों को काफी लंबे टाइम तक रखने का काम हम लिखित भाषा से ही कर सकते हैं। परंतु उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिसके द्वारा वह अपने विचार सहेज कर यानी कि संभाल कर रख पाता। आप जानते ही हैं कि मनुष्य बहुत अधिक क्या है, बुद्धिमान है। उसमें बहुत अधिक बुद्धि है कि कैसे कोई काम करना है। उसने भाषा को लिखित रूप देना चाहा। उसने सोचा कि जब मैं भाषा को बोल रहा हूं तो मैं उसको लिख कर भी देखूं। लिखने से क्या होगा, अपनी बातों को मैं सहज तरीके से, अच्छे तरीके से संभाल कर रख पाऊंगा, ताकि विचारों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए उसने मुंह से निकलने वाली सभी ध्वनियों को चिन्हों के रूप में अंकित किया कि किसी शब्द को कैसे लिखा जाता है, ये सीखा। और उन चिन्हों के आधार पर भाषा को क्या किया गया, लिखित रूप दिया गया। इन चिन्हों को ही किसका नाम दिया जाता है, लिपि के नाम से पुकारा जाता है। तो हम क्या जानते हैं, जब हम भाषा को लिखने का रूप प्रदान करते हैं,
लिखित रूप प्रदान करते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं? लिपि के माध्यम से। लिपि क्या करती है? हमें चिन्ह प्रदान करती है, वो बताती है कि हमें किसी शब्द को कैसे लिखना है ना? ये हो गया बच्चों हमारा आज का पेज नंबर 2। आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही करवाऊंगी ताकि आप पूरे इंटरेस्ट से इन 2 पन्नों को अच्छे से पढ़ें और समझें, है ना? आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।